नमस्कार। कानूनी ज्ञान मंथन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथ ही साथ गुरु पूर्णिमा की आप लोगों को हार्दिक शुभकामना। मैं डॉक्टर गोपाल उपाध्याय आज आपके सामने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 की तैयारी के चरण में लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा विधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा करूंगा, जो बार काउंसिल में ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन के लिए सदुपयोगी होगा। आइए लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यानी संविदा विधि पर चर्चा करें। जैसा कि आप जानते हैं, ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन 2020 के सलेबस के अनुसार भारतीय संविदा अधिनियम 1872 से कुल 8 प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। इसमें लॉ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के साथ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट और निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट्स और ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट भी शामिल किया गया है। आइए चर्चा करते हैं संविदा विधि की। तो जैसा कि नाम है संविदा, संविदा को सामान्य अर्थ में कॉन्ट्रैक्ट या संविदा को सामान्य अर्थ में हम ये कह सकते हैं कि ये एक प्रकार का बंधन है जो समाज को एक दूसरे से जोड़ने का कार्य करता है। जो लोक व्यवहार होते हैं, जो एक दूसरे से लोग जुड़ते हैं, इसी विधि के कारण जुड़ते हैं। यह एक सिविल लॉ है। संविदा को भारतीय संविदा अधिनियम 1872 के सेक्शन 2H में डिफाइन किया गया है, जिसमें ये कहा गया है कि विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होता है। ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट होता है। अब देखिए करार क्या है, यानी एग्रीमेंट क्या है। एग्रीमेंट जो है वो प्रस्तावना, प्रतिग्रहण, प्रतिज्ञा और प्रतिफल से मिलकर के बना हुआ है। एग्रीमेंट, करार, इसको सेक्शन 2E में डिफाइन किया गया है, जिसमें यह बताया गया है कि वचन या वचनों का संवर्ग जो एक दूसरे के लिए प्रतिफल है वो करार कहलाता है। कहने का मतलब ये है कि वचन और प्रतिफल जब दोनों मिल जाते हैं तो एग्रीमेंट बन जाता है। वचन जो होता है वो सेक्शन 2A में डिफाइन है और स्वीकृति यानी प्रतिग्रहण सेक्शन 2B में डिफाइन है। और 2B में ही जो है वचन या प्रतिज्ञा की भी डिफिनीशन दी गई है। वचनदाता और वचन ग्रहीता जो है वो सेक्शन 2C में है। तो जब कोई सामान्य व्यक्ति अपनी इच्छा दूसरे के सामने संज्ञापित करता है उसकी स्वीकृति प्राप्त करने के लिए, तो उसको हम आम बोलचाल की भाषा में प्रस्ताव या प्रस्थापना कहते हैं। और जब दूसरा व्यक्ति उसकी बात को मान लेता है, स्वीकार कर लेता है, तो वो स्वीकृति बन जाती है। और फिर दोनों एक दूसरे से वचनबद्ध हो जाते हैं। वचन, दोनों के बीच एक वचन का निर्माण हो जाता है। प्रस्ताव देने वाला जो है वचनदाता और प्रस्ताव को स्वीकार करने वाला जो है वचन ग्रहीता कहलाता है। जब वचन बन गया, हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी आप देखेंगे कि वचन को बहुत महत्व दिया जाता था। रामायण में, रामचरितमानस में कहा गया है, रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। यानी कि वचन का महत्व जो है वो प्राण से भी ज़्यादा था। अब इसके बाद वचन में यदि कंसिडरेशन यानी प्रतिफल मिला दिया जाता है
तो वो एग्रीमेंट में कन्वर्ट हो जाता है। आप जानते हैं कि एग्रीमेंट या करार दो तरह के हो सकते हैं, अवैध भी हो सकते हैं और वैध भी हो सकते हैं। कानून द्वारा जो विधि सम्मत हैं वो करार जो है मान्य रहते हैं, और जो विधि सम्मत नहीं हैं वो अवैध करार की श्रेणी में आते हैं। जैसे किसी को मारने का यदि एग्रीमेंट है, या किसी के साथ बेईमानी करना है उसका एग्रीमेंट है, जुआ खेलने का एग्रीमेंट है, तो ये सब जो है कानून सम्मत नहीं है, विधि सम्मत नहीं है, तो इनको जो है हम इन्फोर्स नहीं करा सकते। जबकि विधि सम्मत को हम लोग इन्फोर्स करा सकते हैं। देखिए कौन से एग्रीमेंट वैध हैं जो संविदा में कन्वर्ट हो सकते हैं, तो इसको धारा 10 एक महत्वपूर्ण धारा है जो ये बतलाती है कि कोई भी एग्रीमेंट कब जो है वैलिड होगा, कब वैध होगा, कब संविदा का रूप ग्रहण कर लेगा। धारा 10 ये कहती है कि कोई भी एग्रीमेंट तभी संविदा होगा जब निम्न शर्तों को पूरा किया जाए, यानी कि सक्षम पक्षकार होने चाहिए, कॉम्पिटेंट पर्सन होने चाहिए। सक्षम पक्षकार का मतलब वयस्क होना चाहिए, व्यक्ति को वयस्क और स्वस्थ चित्त होना चाहिए। तो वयस्क को धारा 11 में और स्वस्थ चित्त को धारा 12 में जो है डिफाइन किया गया है। इसी में मोहरी बीबी बनाम धर्मोदास घोष का एक मामला है जिसमें प्रीवी काउंसिल ने कहा कि अवयस्क के साथ किया गया एग्रीमेंट जो है एब इनिशियो यानी शुरू से ही शून्य होता है। तो धारा 11 का बहुत बड़ा महत्व है। इसी तरह जो है धारा 10 का जो दूसरी शर्त है, दूसरी कंडीशन है, वो है स्वतंत्र सम्मति, फ्री कंसेंट, जिसको कि धारा 13 और 14 में जो है परिभाषित किया गया है। अब यदि फ्री कंसेंट नहीं होता, यानी कि स्वतंत्र सम्मति में यदि दोष उत्पन्न हो जाता है, तो इन चीज़ों को 15 से लेकर के 22 तक में जो है स्पष्ट किया गया है। जैसे उत्पीड़न, प्रपीड़न, कोरेशन धारा 15 में, असम्यक असर, इंडू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16 में, फ्रॉड सेक्शन कपट धारा 17 में, मिथ्या वर्णन धारा 18 में, भूल को धारा 20, 21, 22 में मिस्टेक को बताया गया है। यदि ये सब दोष हैं फ्री कंसेंट में, तो ऐसा जो है एग्रीमेंट या ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो शून्यकरणी की श्रेणी में चला जाता है, यानी कि उसमें जीवन है, पूरी तरह से वो ख़त्म नहीं हुआ है, उसको फिर से लागू कराया जा सकता है। जो पीड़ित पक्षकार है वो चाहे तो संविदा को आगे बढ़ा दे और चाहे तो उस संविदा को नष्ट करा दे। इसी तरह जो है आगे इसी में जैसे स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, और इसके बाद थर्ड जो है इसके कंडीशन है कि विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए। यदि विधिपूर्ण उद्देश्य नहीं है, प्रतिफल नहीं है, तो भी जो है वो एग्रीमेंट वैध नहीं होगा, वो संविदा में कन्वर्ट नहीं होगा। विधिपूर्ण उद्देश्य के बारे में धारा 23 में स्पष्ट किया गया है और वैध प्रतिफल को धारा 25 में बताया गया है कि बिना प्रतिफल के किया गया करार शून्य होता है। तो जो तीसरा कंडीशंस है, यदि इसको फॉलो नहीं किया जाता तो ऐसे कंडीशंस में जो है वो कॉन्ट्रैक्ट या एग्रीमेंट पूरी तरह से शून्य होगा, क्योंकि उसमें चीज़ें जो है वो सब विधि विरुद्ध हैं। जैसे विवाह अवरोधक करार, जैसे कि आपका व्यापार अवरोधक करार, विधिक कार्रवाइयों में अवरोध संबंधी करार, ये सब जो है शून्य होते हैं, जो कि धारा 30 तक जो है इसका वर्णन किया गया है। तो ऐसे एग्रीमेंट जो शून्य, जिनको शून्य घोषित न किया गया हो, तो वो वैध होते हैं। अब शून्य करार क्या है? वाइड एग्रीमेंट, जैसे धारा 25 में हमने बताया
इसी तरह धारा 26, 27, 28, 29, 30 विवाह के अवरोधार्थ करार, व्यापार के अवरोधार्थ करार, विधिक कार्यवाहियों के अवरोधार्थ करार, अनिश्चितता युक्त करार और बाजी युक्त करार, ये सारे जो है शून्य करार हैं। तो धारा 30 तक जो है ये चीज़ें, धारा 10 की जो शर्तें बताई गई उसी के अंदर जो है ये कवर होती हैं। इसके अलावा धारा 10 में ये भी बताया गया है कि विधि द्वारा जो है पक्षकारों को जो उनके बीच करार हुआ है उसके लिए जो है उनको निषिद्ध न किया गया हो। तो संविदा विधि में अभी हम चर्चा जो है संविदा से किए, यानी कि परिभाषा खंड से हम स्टार्ट किए, यानी धारा 2 से, और धारा 10 के आवश्यक शर्तों को बताने में जो है हम धारा 30 तक कवर कर लिए। अब इसके बाद जो है कुछ ऐसे भी संविदाएं हैं, कुछ ऐसे भी व्यवहार हैं जिनमें न तो प्रस्ताव हुआ और न तो स्वीकृति हुई और न प्रतिफल हुआ, फिर भी ये संविदा का रूप संविदा की तरह जो है दिखते हैं या संविदा की तरह कार्य करते हैं। तो इनको 68 से लेकर के 72 में स्पष्ट किया गया है। इनको संविदा सदृश्य या संविदा कल्प के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, संविदा 68 से 72 तक जो था उसमें ये बताया गया है किसी असक्षम की आवश्यकता की पूर्ति करना, धारा 68, हित रखने वाले व्यक्ति द्वारा दूसरे द्वारा देय धन का भुगतान करना, धारा 69, बिना शुल्क के कार्य का फायदा उठाना, धारा 70, खोई हुई वस्तुओं को पाने की जिम्मेदारी, धारा 71, भूल या उत्पीड़न द्वारा प्राप्त की गई वस्तु के बारे में, धारा 72 में संविदा कल्प या संविदा सदृश्य को स्पष्ट किया गया है। अब इसके बाद जो है संविदा हो गई। वैध संविदा तभी होगी जब धारा 10 की आवश्यक शर्तों को कोई पूर्ण करेगा, यानी सक्षम पक्षकार होना चाहिए, स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए, विधिपूर्ण उद्देश्य होना चाहिए और प्रतिफल होना चाहिए। यदि इनमें कमियां हैं तो इन चीज़ों को धारा 11 से लेकर के धारा 30 तक में स्पष्ट किया गया है, जिनमें ये बताने का प्रयास किया गया है कि शून्यकरणीय संविदाएं क्या होती हैं, शून्य करार क्या होते हैं, इनको स्पष्ट किया गया है। बीच में संविदा सदृश्य या संविदा कल्प की हमने बात कर दी। अब जो है संविदा का उन्मोचन, यानी संविदा से कैसे छुटकारा मिलेगा। तो दोनों पक्षकार यदि संविदा का पालन करते हैं और अपने अपने कर्तव्यों को पूरा कर देते हैं तो उनको आपस में जो संविदा किए हैं उनसे उनको छुटकारा मिल जाएगा। धारा 37 में इसी बात का उल्लेख किया गया है कि संविदा का पालन दोनों पक्षकारों को करना होगा। यदि अपालन करते हैं तो उसका इफ़ेक्ट जो है, उसका प्रभाव दोनों पर देखने को मिलेगा। धारा 40 से 45 तक में बताया गया है कि संविदा किसके द्वारा पालित हो। धारा 46, 50 और 55 में संविदा के पालन का समय, स्थान की चर्चा की गई है और धारा 51 से लेकर 54 तक व्यक्तिकारी वचनों के पालन की बात की गई है। और यदि पालन असंभव हो जाए, धारा 56, जिसे नैराश्य का सिद्धांत भी बोलते हैं, कि यदि जो है दोनों के बीच ऐसा एग्रीमेंट हुआ है, ऐसा करार हुआ है जिसका पालन कर पाना दोनों के लिए असंभव हो, तो ऐसे कंडीशंस में वो शून्य हो जाते हैं। इसी तरह जो है संविदा से छुटकारा एग्रीमेंट के द्वारा भी हो सकता है। जो पुरानी संविदा है उसका नवीकरण भी हो सकता है, विखंडन भी हो सकता है, परिवर्तन भी हो सकता है, जिसको धारा 62 में स्पष्ट किया गया है। इसी तरह विधि के माध्यम से भी संविदा से छुटकारा प्राप्त किया जा सकता है, यानी विलयन कर दिया जाए न्यायालय के निर्णय के द्वारा,
लिखित दस्तावेज के परिवर्तन के द्वारा, शोधन क्षमता या दिवालिया से भी जो है संविदा से उन्मोचन प्राप्त किया जा सकता है। अब इसके बाद संविदा के विखंडन, यदि संविदा जो हुई है वो विखंडित हो जाए, टूट जाए, तो ऐसे कंडीशंस में क्या रेमेडीज मिलेगा, क्या उपचार मिलेगा। तो ऐसे इसको जो है 73 से लेकर के 75 तक में, सेक्शन 73 से 75 तक में स्पष्ट किया गया है। तो उपचार क्या मिलेगा, कंपनसेशन मिल सकता है, क्षतिपूर्ति मिल सकती है, और विशिष्ट पालन उसका कराया जा सकता है, इंजंक्शन या व्यादेश मिल सकता है, और क्वांटम मेरियट के माध्यम से भी उपचार मिल सकता है, यानी कि जितना उसने किया है उसका उसको भुगतान किया जाए। इस प्रकार से जो है संविदा विखंडन के होने पर जो है उनको उपचार प्राप्त होगा। तो अभी अपनी चर्चा जो है संविदा अधिनियम 1872 के जो सामान्य सिद्धांत हैं, जो धारा 1 से लेकर के 75 तक है, इसकी संक्षिप्त जानकारी हमने एक नज़र में आपको दिया। ये जानकारी जो है वो अवश्य ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन में आपके लिए उपयोगी होगी, ऐसा मैं आशा करता हूँ। देखिए, हमने जो है उपाध्याय सुप्रीम लॉ नोट्स भी तैयार किया है, जिसमें कि चीज़ों को ग्राफ के माध्यम से, फिगर्स के माध्यम से स्पष्ट किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एग्रीमेंट होने के लिए जो है प्रपोजल, एक्सेप्टेंस और कंसिडरेशन का होना ज़रूरी है। इसी तरह हमने इसमें ये भी बताया है कि संविदा का निर्माण 4 चरण होते हैं। संविदा के निर्माण के 4 स्टेज होते हैं। पहला प्रस्ताव संविदा के निर्माण का पहला चरण है, स्वीकृति संविदा के निर्माण का दूसरा चरण है, प्रतिफल संविदा के निर्माण का तीसरा चरण है, करार संविदा के निर्माण का चौथा चरण है, विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार संविदा होता है। विधि द्वारा प्रवर्तनीय करार होने की जो शर्तें हैं वो धारा 10 में दी हुई हैं। इसकी चर्चा हमने पहले भी किया, इस नोट्स में भी इसकी चर्चा जो है बड़े ही अच्छे ढंग से किया गया है। इसमें ये भी बताया गया है कि सभी एग्रीमेंट, सभी करार जो है वो संविदा नहीं होते, इसलिए उसको बड़े गोले में रखा गया है, और छोटे गोले में जहाँ पर संविदा दिया गया है उसमें ये बताया गया है कि जो वैध करार हैं वो संविदा का रूप ग्रहण कर लेते हैं। तो नोट्स में इन चीज़ों को स्पष्ट किया गया है। उपाध्याय सुप्रीम लॉ नोट्स विधि के विद्यार्थियों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप इसका जो है सदुपयोग कर सकते हैं। इससे संबंधित जानकारी आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पर ले सकते हैं। यदि आपको जो है हमारी बताई गई बातें अच्छी लगी तो उसके लिए धन्यवाद। इस चैनल को, कानूनी ज्ञान मंथन चैनल, जो आपको विधि संबंधी ज्ञान का भंडार उपलब्ध करा रहा है, इस चैनल को आप ज़रूर लाइक करें और कमेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा दें, जिससे हम आपको जो है और भी अच्छा वीडियो देने का प्रयास कर सकें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे मनोबल को बढ़ाएं। धन्यवाद।